नमस्ते, वेलकम टू मेंटर्स ज्ञान। और आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे डेली करंट अफेयर्स में आज हम पढ़ने वाले हैं केंद्रीय बजट 2024-25। कल ये बजट पेश किया गया था किनके द्वारा? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया गया था। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि बजट अभी क्यों पेश किया गया। बजट इस बार अभी इसलिए पेश किया गया क्योंकि इस वर्ष लोकसभा चुनाव हुए हैं, जून में कंप्लीट हुए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जिस वर्ष लोकसभा चुनाव कंप्लीट होता है या होने को होता है, उस वर्ष फरवरी में जो बजट पेश किया जाता है वो अंतरिम बजट पेश किया जाता है। सरकार को ये पता नहीं होता कि अगली बार उनकी सरकार आ रही है या नहीं आ रही, एक अनिश्चितता है। तो सरकार जब तक चुनाव हो जाए तब तक के लिए एक छोटा बजट पारित करती है, जिसको अंतरिम बजट कहते हैं। वह बजट इलेक्शन के बाद वापस जब पहला सत्र चालू होता है या जैसे अभी मानसून सत्र चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक और है कि बजट संसद में लोकसभा में पेश किया जाता है और लोकसभा में पेश करने के लिए यहाँ पे 2 सत्र जो होते हैं वो संसद के होते हैं। कौन सा होता है? तो पहला होता है मानसून सत्र जो कि अभी हो रहा है, 22 जुलाई से चालू हुआ है। दूसरा होता है शीतकालीन सत्र। ठीक है, शीतकालीन सत्र यदि भारत का राष्ट्रपति चाहे तो अनुच्छेद कौन सा 87 अनुच्छेद 87 के आधार पर कभी भी वह सत्र बुला सकता है, संसद का सत्र बुला सकता है। अब जल्दी से समझते हैं। शीतकालीन सत्र जनवरी एंड और फरवरी के आसपास होता है, जब हमारा प्रीलिम्स की तैयारी होती रहती है। उस समय पे उस सत्र में बजट पेश किया जाता है। वह बजट के पहले आर्थिक सर्वेक्षण आता है, फिर जिसको हम मेंस के लिए पढ़ते हैं और वापस हम मेंस दिलाते हैं। इस बार मानसून में एक बजट आया हुआ है। क्यों आया हुआ है मैंने पहले आपको बता दिया, सरकार चेंज हुई है, चुनाव हुआ है, इसलिए बजट आया। कल दिन भर बजट के बारे में चर्चा हो रही थी। बहुत सारी चीज़ें हैं, सब कोई अपने अपने हिसाब से इस बजट को देख रहे हैं। कोई राज्यवार देख रहे हैं कि इस राज्य को मिला ज़्यादा पैसा और इस राज्य को नहीं मिला, इस राज्य के लिए कोई सुविधाएं नहीं दी गई। खैर, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड अगर बोलें तो सच में प्रत्यक्ष लाभ कुछ नहीं मिला, पर अप्रत्यक्ष लाभ चीज़ें मिली हैं। ठीक है, और कुछ राज्यों को प्रत्यक्ष लाभ मिला है जो अलग अलग न्यूज़ चैनल्स में चल रहे हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं। उस मैटर पे हम नहीं जाते हैं। रही बात शेयर मार्केट की, शेयर मार्केट अप हुआ, डाउन हुआ, शेयर धारकों को फ़ायदा हुआ, अच्छा बजट लग रहा है, ख़राब बजट लग रहा है, ये अलग अलग अवधारणा है अलग अलग लोगों के हिसाब से। हम कौन हैं? हम स्टूडेंट हैं। हमको क्या पढ़ना है? बजट क्या होता है, उसके बाद हमारे काम की चीज़ में ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहला तो ये बजट कितने का था, दूसरा किसने पेश किया, तीसरा कौन पेश करता है, चौथा इसमें कुछ चीज़ें जो योजना के तौर पर आई हुई हैं जिसको हम अपने आंसर्स में लिख पाएंगे या प्रीलिम्स के लिए हमारा करंट अफेयर बन जाएगा और हम उसको अच्छे से यूज़ कर पाएँ। हम इस वे में इस बजट को देखेंगे। अगर हमको बजट समझ में आता है तो बहुत अच्छे तरीके से हम अर्थव्यवस्था वाला सेक्शन यानी हमारा पेपर 5 का फर्स्ट पार्ट आराम से लिख पाएंगे, फैक्ट्स याद रहेंगे, मे बी प्रीलिम्स में पूछा जाए या मेंस में अलग अलग आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। उसी आधार पर हम इस करंट अफेयर को पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ें। ठीक, बजट दैनिक भास्कर में इसका मूल्यांकन हमें देखने को मिलता है। सरकार ने सत्ता का समर्थन मूल्य चुकाया। खैर, ये वही था कि सरकार को जैसा जैसा समर्थन मिला था जिन जिन राज्यों से और जिसके कारण यह सरकार बनी, उन राज्यों को ज़्यादा मदद की गई है। इस खबर पे हम नहीं जाते हैं। ये एक ध्यान रखना है, टैक्स स्लैब में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 75,000 का अब होगा। इससे पहले 50,000 तक का था। तो पिछला जो टैक्स स्लैब हम पढ़ रहे थे उसमें चेंज आ जाएगा। मतलब मैथ्स के पेपर में अगर आप इनकम टैक्स वाला क्वेश्चन फेस करेंगे तो वर्तमान टैक्स स्लैब के हिसाब से बनाएंगे। ये नया टैक्स स्लैब है। इसमें एक चीज़ जो चेंज देखने को मिली है, पहले 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं था, है ना। उसके बाद 3 से 6 लाख तक 5% टैक्स था। फिर 6 से 9 लाख तक कितना था? 10% टैक्स था। इसके बाद 9 से 12 लाख तक कितना था जी? 15% टैक्स था। और फिर 12 से 15 तक 20 और उसके बाद वाले पे 30% टैक्स लगेगा। अब नया वाला, अब इसमें डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन मतलब जो भी आपका इनकम टैक्स आ रहा है, अगर आपकी आय 7 लाख से अधिक है
तो ये लागू नहीं होगा। लेकिन अगर आपका इनकम 7 लाख से कम है तो आपका जो भी इनकम टैक्स आ रहा होगा उसके गणना के समय जो आपका जो आय आएगा, ठीक है, कर योग्य आय आएगा, उसमें आप सीधे सीधे 50,000 माइनस कर सकते हैं, फिर उसके बाद टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे। अब क्या हो गया, जो भी आपका कर योग्य आय आएगा उसमें आप, यहाँ पे एक गलती हो गई है जिसको हम सुधार लेते हैं इरेजर की मदद से, ठीक है, वापस पेन ले लेंगे और लिखते हैं जो आपका कर योग्य आय आएगा उसमें अब 75,000 का डिडक्शन आप कर पाएंगे। नया टैक्स स्लैब जब आप मैथ्स के क्वेश्चन बनाएंगे इनकम टैक्स का, तब इसको ध्यान रखिएगा, 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, फिर उसके बाद 3 है ना, ये 3 से 7 लाख तक क्या हो जाएगा 5%, और फिर उसके बाद 7 से आगे क्या दिया हुआ है 10 लाख तक क्या करना पड़ेगा 10% टैक्स देना पड़ेगा। 10 से आगे क्या दिख रहा है 12 लाख, कितना परसेंट 15%। 12 से 15 लाख, 15 ही है, सही है, 12 से 15 20, और 15 से 20 लाख तक आपको कितना परसेंट टैक्स देना पड़ेगा 30% टैक्स देना पड़ेगा, माफ़ कीजिएगा 15 से ऊपर। 15 से ऊपर जो भी आप कमाई होगी उस पर कितना देना पड़ेगा 30% टैक्स देना पड़ेगा। देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ये पुराना वाला टैक्स स्लैब है, वो नया वाला टैक्स स्लैब है। स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले 50,000 का होता था, उधर स्टैंडर्ड डिडक्शन अब कितने का होता है 75,000 का होता है। कुछ ही चेंजेस हुए हैं, ज़्यादा फायदा की उम्मीद नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि यदि घर खरीदना है तो होम लोन के बजाय सब्सिडी पर, ब्याज के बजाय सब्सिडी पर मिलेगी, ठीक है। आप कहीं पे भी होम लोन ले रहे हैं तो आपको क्या होगा ब्याज नहीं देना पड़ेगा, क्या होगा उसके लिए, अच्छा जो आपको ब्याज देंगे उस पर आपको सब्सिडी मिलेगी, मतलब गवर्नमेंट से पैसा वापस मिलेगा, पर कितना मिलेगा ये फिक्स नहीं है। बहुत सी चीज़ें इस बजट में ऐसी हैं जो कह तो दी गई हैं पर उसको अभी सिद्ध करना बाकी है। यहाँ पे आप इन चीज़ों को देख पा रहे हैं, ऐसे और आगे आते जाएंगे आपको बता देंगे। देखिए अभी यहाँ पे टैक्स स्लैब में पहले 3 से 6 लाख था, अभी कितना है 3 से 7 लाख, मतलब कर में छूट वाला कुछ नहीं बढ़ा, इधर की चीज़ें चेंज हो गई जो इधर पे लग रही थी। अब जो आदमी 7 लाख अभी कमा रहा है, पहले 6 लाख कमाता था, वो इतना डिफरेंस आराम से दे सकता है, फ़ायदा यहाँ मिलना चाहिए था। खैर हमारा काम राजनीति में आना नहीं है, हमारा मुख्य काम है इससे हम पढ़ाई का क्या निकाल सकते हैं, ठीक है। ये वाला न्यूज़ आपको नहीं पढ़ना है, क्या लिखा हुआ है बिहार को आंध्र से 4 गुना ज़्यादा, आपको नहीं पढ़ना है, इस पर ध्यान ही नहीं देना है, समझ में आ गई। आगे जो एक हमारे काम का है वो MSME है, आगे के पेजेस में और देखेंगे। MSME में एक बात ध्यान रखिएगा, चीज़ें चेंज हुई है, 10 लाख की जगह 20 लाख लोन मिलेगा। इसको आप मेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, या जितने भी MSME में है लोगों को स्वरोजगार नियुक्त कराने के लिए ये एक फ़ायदे का काम किया जा रहा है। सरकार की अच्छी योजना है, इसको आपको यूज़ करना है, ठीक है। ओके, रोजगार के लिए कल के वीडियो में बेरोजगारी की बात किए थे, सरकार ने एक फ़ायदे वाली बात की है, 3 किस्तों में 15,000 देंगे पहली बार रोजगार पाने वालों को। मतलब आ रहा है समझ में, कोई किसी जगह पे पहली बार यदि रोजगार प्राप्त करता है तो 3 किस्तों में 15,000 रुपये देंगे। 15,000 को 3 भाग में तोड़ दो, 5-5 हज़ार रुपये उनको पहली बार अगर किसी जगह पे वो ज्वाइन करते हैं जॉब तो ये पैसे मिलेंगे, समझ गए। अच्छा, स्टूडेंट में क्या है, देश में उच्च शिक्षा पर 10 लाख तक के लोन में 3% ब्याज की छूट, ये जब पेपर 7 का पार्ट 3 आप लिखेंगे वहाँ पर पे यूज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने शिक्षा लोन में 10 लाख तक का यदि कोई लोन लेता है तो उसको 3% ब्याज की छूट मिल रही है। ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है एजुकेशन को आगे बढ़ाने में और ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने में, समझ में आ गया। आगे देखते हैं। अच्छा, एक किसान है, किसान को क्या फ़ायदा हुआ है, किसान को इसमें कहा गया है 6 करोड़ की ज़मीन का इन्होंने रिकॉर्ड रखने की बात कही है। और दूसरा, आपको पता होगा कि एक किसान क्रेडिट कार्ड आता है जिसकी मदद से आप लोन ले सकते हैं। वो अभी तक की पारंपरिक खेती में ऐसा होता था,
माफ़ करिएगा, पारंपरिक खेती का से तात्पर्य मेरा वह है कि जो खेत में नॉर्मल खेती हो रही है अभी, रासायनिक हरित क्रांति के बाद जो रासायनिक उर्वरकों का यूज़ करके खेती कर रहे हैं, उस समय की बात हो रही थी पारंपरिक खेती में। और हमारा पुराना पारंपरिक खेती क्या था? जैविक खेती। तो अगर आप जैविक खेती भी कर रहे हैं, उसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये फ़ायदे थे। आगे और देखते हैं, इसमें है एक, ये जो आपके काम का नहीं है, फिर भी आप माता पिता बच्चों की पेंशन का प्लान कर सकेंगे और लॉन्ग टर्म निवेश में ही बड़ा फ़ायदा मिला है। ध्यान रखिएगा, शॉर्ट टर्म निवेश में कोई फ़ायदा नहीं मिला है। चलिए, ये आपका कोई काम का नहीं है। अच्छा, यहाँ पे शेयर मार्केट नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको इंटरेस्ट है, बिल्कुल पढ़िए, अपनी पढ़ाई के लिए, प्रीलिम्स मेंस के लिए नहीं पढ़ना रहेगा। इससे पहले एक और चीज़ याद रखिएगा, इस साल का बजट का आंकड़ा याद रखना। इस साल का बजट है 48.21 लाख करोड़। कितने का है? 48.21 लाख करोड़ का बजट है। सरकार ने दी रोजगार की गारंटी। यहाँ पे जो सरकार ने रोजगार की गारंटी दी है वह एक तो कौशल विकास करेंगे, इसके ऊपर है, और दूसरा अप्रेंटिसशिप के ऊपर है। अगेन यहाँ पे कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है, हाँ, लेकिन ये है कि लोगों का कौशल विकास करेंगे जिससे स्वरोजगार उत्पन्न हो पाएगा। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, कल जैसे हमने डिस्कस किया था कि जीडीपी को 7% तक लेकर के जाने के लिए कितना नौकरी हर साल चाहिए? लगभग 80 लाख नौकरी हर साल चाहिए। एक बैग ये संभव नहीं है, तो सरकार का ये प्रयास अच्छा है कि अप्रेंटिसशिप के लिए वो काम कर रहे हैं और कौशल विकास के लिए काम कर रहे हैं, स्वरोजगार उत्पन्न होगा। और दूसरा, अप्रेंटिसशिप में कौशल उन्नयन होगा जिससे और अच्छे जगहों पर जाकर के लोग काम कर सकते हैं। देखिए, फ्रेशर्स का जॉब मार्केट बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा, एमएसएमई में हेल्प किया जा रहा है। ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य बेहतर, जॉब में उतार चढ़ाव, ये शिक्षा और स्वास्थ्य का मिलाकर के बजट 6% से ज़्यादा रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही कुछ बजट के हाईलाइट से आगे और देखेंगे, कुछ और फोटोज़ हैं। उससे पहले समझ लेते हैं बजट क्या होता है। तो सबसे पहले अगर आप बजट की बात करेंगे तो आर्टिकल 112 यानी अनुच्छेद 112 बजट से रिलेटेड है। अब आ जाते हैं हम लोग संविधान वाले पोर्शन में कि कैसे बजट पारित होता है। बजट लोकसभा में पेश किया जाता है, वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। बजट का मतलब क्या होता है? तो ये एक वार्षिक लेखा जोखा होता है। भारत में एक वित्तीय वर्ष कब से कब तक की है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के भारत का एक वित्तीय वर्ष कहा जाता है। इस वित्तीय वर्ष में जितने भी लेखा जोखा होते हैं उनका विवरण, कितना आय हुआ, कितना व्यय हुआ, कहाँ कहाँ पे वो चीज़ें यूज़ हुई, इसको हम बजट कहते हैं। ठीक है, कौन पेश करते हैं? भारत के वित्त मंत्री पेश करते हैं। अब रेल और जो आम बजट है वो एक साथ पेश किया जाता है, पहले अलग अलग पेश किया जाता था। आम चर्चा, बजट जब पेश होता है तो उससे पहले आम चर्चा होती है। 112 अनुच्छेद के अंतर्गत बजट का प्रावधान है संविधान में। फिर स्टैंडिंग कमेटी के पास विभागीय रिपोर्ट, अभी जो 24 स्टैंडिंग कमेटियां हैं संसद में, ठीक है, उन सब से विभागीय रिपोर्ट्स मंगाए जाते हैं कि भाई तुम्हारे कितने खर्चे, तुमको कितने की ज़रूरत है, तुमने कितने कितने कहाँ पे खर्च किया, रिपोर्ट भेजो। ठीक है, जैसे ही आता है फिर उसके बाद अनुदान मांग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, इससे पहले बजट पेश किया जाता है ना, बजट पेश किया जाता है जैसे कल हुआ है। अब इस पे आम चर्चा चालू हो गई होगी। एक और पहला पॉइंट है, बजट पेश किया जाता है, फिर आम चर्चा होती है, फिर स्टैंडिंग कमेटी से विभागीय रिपोर्ट मंगाए जाते हैं। इतना इतना तुमको प्रावधान किए हुए हैं, कितना चाहिए, क्या चाहिए, ये सही है या नहीं बताओ। इन विभागों से मंगा लिया जाता है। फिर उसके बाद जो मांग की जाती है उस पर चर्चा होती है। सरकार बोलेगी ना हमको इतनी निधि से इतना इतना पैसा चाहिए, इस क्षेत्रवार हमको देना है, तो उस पर चर्चा होगी। भाई विपक्ष क्यों है? यही चर्चा करने के लिए तो है। तो अनुदान की मांगों पर चर्चा होती है। फिर आता है विनियोग विधेयक। ध्यान कीजिएगा, बजट का पैसा निकालने के लिए या फिर भारत की संचित निधि से पैसा निकालने के लिए विनियोग विधेयक का पारित होना बहुत ज़रूरी है। ये विनियोग विधेयक क्या है? जब तक ये बजट पारित होगा तब तक कुछ पैसा हमको काम करने के लिए चाहिए, उसके लिए एक बिल पेश किया जाता है जिसको विनियोग विधेयक कहते हैं। अब यहाँ पे आप मनी बिल देख रहे होंगे, इसका हिंदी में मतलब होता है धन विधेयक। क्या होता है? धन विधेयक। कौन सा आर्टिकल है? चीख के बोलो 110। ये तो अपने समारोह को भी पता होगा। धन विधेयक 110 कौन निर्धारित करता है? लोकसभा का
स्पीकर। तो लोकसभा का स्पीकर जो है वो इसको निर्धारित करता है कि कोई भी बिल धन विधेयक है या नहीं। इसके बारे में आपको पता होगा, यदि धन विधेयक के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अनुच्छेद 110 के अंतर्गत है। सारे वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। वित्त विधेयक के अंदर का एक पार्ट, एक वो जो होता है वो धन विधेयक होता है। लोकसभा स्पीकर डिसाइड करता है कि ये धन विधेयक है या नहीं है। एक बार डिसाइड हो जाए, सीधे सीधे कहाँ पेश किया जाएगा? लोकसभा में। लोकसभा में पेश होगा, इसके बाद जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा के इसमें ज़्यादा अच्छे अधिकार नहीं होते, 14 दिन के भीतर उनको इसको डिस्कशन करके वापस करना होता है। मानो या ना मानो पारित माना जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति इस विधेयक को वापस नहीं कर सकते और ये विधेयक पारित माना जाता है। मतलब सिर्फ लोकसभा में पारित हो गया तो ये विधेयक पारित माना जाएगा। विधेयक पारित होगा, कुछ पैसे मिलेंगे, वो डिसाइड हो जाता है। फिर इसके बाद होता है फाइनेंस बिल यानी वित्त विधेयक। ये जो बजट पेश हुआ है ना, इसी को वित्त विधेयक बोलते हैं। तो ये वित्त विधेयक पारित हो जाएगा। इसके बाद जहाँ जहाँ पे बजट हमको देना था उन राज्यों उन क्षेत्रों को बजट दिया जाएगा। कैसे? अनुदान का बंटवारा करके। ठीक है, तो ये बजट पारित करने के सीधे सीधे मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। बाकी जो 2-4 मैंने स्टैटिक फैक्ट्स बताए ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आइए, मैंने बोला था बजट के कुछ हाइलाइट्स आगे में सीधे सीधे देखेंगे। इन शॉर्ट्स के ये कुछ स्क्रीन शॉट्स हैं, इनसाइट्स हैं एक्चुअली। इन शॉर्ट्स एक ऐप है, उसके अंदर का इनसाइट करके एक स्क्रीन शॉट्स अपने को मिला हुआ है। आप इन शॉर्ट्स तो डाउनलोड करके पढ़ा करिए। ठीक है, अब इसमें देखिए सीधे डायरेक्ट टैक्स का प्रस्ताव हो जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर 20% बढ़ाकर कर दिया गया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स का अपने काम की चीज़ नहीं है, पढ़ाई लिखाई के लिए यूज़ मत करना। इंटरेस्ट है, कोई इन्वेस्ट करते हो वहाँ पे पढ़ लेना। घोषणाएं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का 4थे चरण की घोषणा की गई। धड़ाधड़ यूज़ कर लेना, तुरंत इसको अंडरलाइन कर लो, कॉपी में कहीं पे लिख लो, बहुत सारे जगहों पे यूज़ होने वाला है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सीधे सीधे 2 नंबर का भी आ सकता है। पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 2 में यूज़ हो सकता है, पेपर नंबर 5 में यूज़ हो सकता है, पेपर नंबर 3 में यूज़ हो सकता है, पेपर नंबर 7 में यूज़ हो सकता है। इन चारों पेपर के लिए काम की चीज़ है, कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। स्पेस इकोनॉमी पेपर नंबर 4 पार्ट 3, पेपर नंबर 2। समझ आ रहा है? निबंध में कोई स्पेस आ जाएगा। अगले 10 साल में स्पेस इकोनॉमी को 5 गुना बढ़ाने की योजना है। इसके लिए 1000 करोड़ रुपए के वीसी फंड की मदद ली जाएगी, याद रखिएगा। धार्मिक पर्यटन, तो बिहार, इस खबर को आपको याद नहीं रखना है कि बिहार को कुछ दिया गया है, ये आपके काम का नहीं है। के विष्णुपद और महाबोधि के मंदिरों को पर्यटन कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। नालंदा को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। देख करके ऐसा लग रहा है कि बिहार का मतलब भारत हो गया है। आगे देखते हैं, महिलाओं के लिए क्या हुआ था। तो महिलाओं के लिए फायदा पहुंचाने वाली योजनाओं में 3 लाख करोड़ से अधिक का बजट प्रस्ताव किया गया है। वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। हॉस्टल्स बनाए जाएंगे, चाइल्ड केयर सेंटर बनाया जाएगा। खरीदी गई प्रॉपर्टी पर कस्टम स्टाम्प ड्यूटी लेने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इन योजनाओं में कितने कितने हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 86,000 करोड़ रुपए मनरेगा के लिए। एलपीजी डायरेक्ट बेनिफिट डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र किया जाएगा। 15,000 करोड़ रुपए, सॉरी 1500 करोड़ रुपए। ये वही है जो सब्सिडी मिलता है एलपीजी भरवाने पे। सोलर पावर ग्रिड पे खर्च होगा 10,000 करोड़ रुपए। परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट्स पे 2228 करोड़ रुपए। रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 1200 करोड़ रुपए। सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग क्या दिख रहा है आपको? 6903 करोड़ रुपए यूज़ किए जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में भारत कुछ वर्क कर रहा है, परमाणु ऊर्जा पे वर्क कर रहा है। यहाँ पे हम स्वच्छ ऊर्जा की ओर जा रहे हैं। समझ गए? आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे सेमीकंडक्टर स्वच्छ ऊर्जा में कैसे हेल्प करेगा? सेमीकंडक्टर कहाँ यूज़ होता है? सोलर पैनल में यूज़ होता है। डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ हो रहा है। सोलर पैनल का यूज़ होगा। यूज़ कहाँ पे करेंगे? स्वच्छ ऊर्जा के लिए यूज़ करेंगे। तो अगर ऊर्जा के कंटेंट में इसको लिखना है तब भी लिख सकते हैं, टेक्नोलॉजी के कंटेंट में लिखना है तब भी लिख सकते हैं। ऐसे ही करंट अफेयर से मेंस के आंसर राइटिंग के लिए फैक्ट्स उठाए जाते हैं। समझ में आई बात? आगे देखें, देखते हैं शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में। तो कौशल विकास के लिए पीएम पैकेज 2 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बजट में शिक्षा और कौशल और विकास के लिए बजट में
1.48 लाख करोड़ रुपए प्रावधान की युवाओं इंटर्नशिप दिया जाएगा। मैंने बोला था ना इंटर्नशिप का हेल्प मिलेगा। तो सिर्फ 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं की इंटर्नशिप सरकार के लिए सरकार योजना लाएगी। कब लाएगी पता नहीं है, जिसके तहत 5,000 रुपये मासिक भत्ते का प्रावधान होगा। एटलीस्ट 5,000 रुपये मिलेगा मासिक भत्ता। बहुत ऐसे स्कीम्स आए हैं, कब होगा फिक्स नहीं बताया गया है, होगा बस कह दिए हैं बजट में। देखिएगा सरकार ने ऐसा कहा है करके आप आंसर लिख सकते हैं। सरकार के कहने से 2 नंबर 4 नंबर मिल जाता है। अगर 2 नंबर 4 नंबर से सिलेक्शन हो जाता है, नौकरी लग जाती है, तो ये बजट अच्छा है ना, उस पर ध्यान दे दो। ठीक है, आगे घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख करोड़ रुपए तक का लोन मिल जाएगा और 3% से कम ब्याज लगेगा इसमें। वो तो बता चुके हैं पहले ही आपको। युवाओं को ईपीएफओ खातों में 15,000 रुपये तक जमा कराए जाएंगे। कब कराए जाएंगे? पहली बार नौकरी लगेगी तब कराए जाएंगे। खेती में, जैविक खेती में किसान क्रेडिट कार्ड यूज़ करके क्या कर सकते हो आप? लोन ले सकते हो। ये देखो 1 करोड़ किसान को अगले 2 वर्षों में प्राकृतिक खेती से जोड़े जाएंगे, जिसका सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग में सहायता प्रदान की जाएगी। केसीसी में इसमें हेल्प किया जाएगा। मतलब सरकार किस ओर जा रही है? जैविक खेती की ओर जा रही है। झींगा मछली के पालन को प्रोत्साहित किया जाएगा। भारत के बहुत से ऐसे राज्य जैसे छत्तीसगढ़, इस तरह के जो राज्य हैं जिनके आसपास समुद्र भी नहीं है, फिर भी ये बहुत अच्छा पोजीशन रखते हैं किसमें? मछली पालन में। तो ऐसे राज्यों को फ़ायदा मिल सकता है। बड़े स्तर पर सब्जी उत्पादन पर ध्यान दिया जाएगा। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो 5 राज्यों से केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, कस्टम ड्यूटी में बदलाव मत पड़िएगा। एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया गया है। ध्यान दीजिए, एमएसएमई को बढ़ावा दिया जा रहा है, स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। एंजल टैक्स क्या है पता है आपको? अगर आप कोई स्टार्टअप चालू करते हैं और कोई आपके स्टार्टअप पे इन्वेस्ट करता है तो उसको एंजल इन्वेस्टर्स कहते हैं। एंजल इन्वेस्टिंग का ये जो पैसा होता है, इस पर आपको टैक्स देना होता है, क्योंकि ये आपकी फर्म को चलाने के लिए कमाई है। तो सीधे सीधे लिखा गया है एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया गया। मतलब स्वरोजगार में विकास होगा। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, स्टार्टअप इंडिया को प्रमोट किया जा रहा है। स्टार्टअप इंडिया को प्रमोट किया जा रहा है, स्वरोजगार डेवलप किया जा रहा है। ये आप पेपर 7 में यूज़ कर सकते हो, पेपर 5 में यूज़ कर सकते हो। पेपर 2 में ऐसा कोई निबंध आ जाए तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। मैं जो कह रहा हूँ वो मजाक में नहीं कह रहा हूँ, सच में यूज़ कर सकते हो, इसलिए कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स की दर 40% से घटाकर 35% कर दी गई है। अच्छा, इस बार के मेंस में एक सवाल आया था। सवाल ये था कि अगर अंतर्राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जो विश्वविद्यालय है वो भारत में आकर अगर अपना सेंटर खोलेंगे तो इससे भारत को नुकसान होगा या फायदा होगा? बताओ, या फिर क्या फायदा होंगे इसको बताइए, प्रभाव बताइए। ये था एजुकेशन के फील्ड में बाहरी संस्थाओं का हमारे देश में आकर इंस्टीट्यूट लगाना। और ये किसके लिए बात हो रही है? अगर कोई विदेशी कंपनियां हैं उन पर कॉर्पोरेट टैक्स जो होगा वो 40% से घटाकर कितना कर दिया जाएगा? 35% कर दिया जाएगा। फ़ायदा क्या है? विदेशी निवेश यहाँ बढ़ेगा, यहाँ के लोगों को उस कंपनियों में रोजगार मिलेगा, यहाँ प्रोडक्ट्स आसान होंगे। अभी हर पान ठेला वाला भी आईफोन ले सकता है, इसके बाद उसका असिस्टेंट भी आईफोन रख पाएगा। फ़ायदा है। एप्पल इंडिया आएगा, एप्पल के बाद मैकबुक आराम से ले पाएगा, पढ़ पाओगे, मैकबुक में रील बना पाओगे, मैकबुक में रील नहीं बनता, आईपैड में रील बना पाओगे, मैकबुक में एडिट कर पाओगे। ऐसी कंपनीज अगर भारत आ रही हैं, 35% कर दी गई है, फ़ायदा है। ठीक है, इसके बाद थैंक यू। तो ये समझने वाली चीज़ है कि यहाँ से बजट को आपको अपने लिए कैसे पढ़ना है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आपको इंडिया के करंट अफेयर वीडियो मिल जाएंगे। समझ में आ गई बात? आज मैं मेंटर्स ज्ञान का टी-शर्ट पहन के आया हूँ, आगे भी ऐसे ही पढ़ेंगे। नया बजट आया, नई चीज़ें करनी थी। दूसरा एक ये है कि चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, इस तरह की चीज़ें कर दिया करो। मेरे काम का नहीं है, आप ही के काम का चीज़ है। ठीक है, शुक्रिया।